और जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। लालू यही ने बेटा है जी, वो भी विकास नहीं किए तो विकास नहीं किए, उनका पिता नहीं विकास किए, तो वो आएंगे तो हम लोग के विकास करेंगे। जीविका से हमको ठेला मिला, परचून का सामान मिला, उससे हम अपना व्यवसाय कर रहे थे। आप अपने मन से वोट डालेंगे, वो कैसे डालेंगे? कैसे डालेगा? 20 लाठी अभी मार देवे तो मैंने दे देते वोट जाके। ये जो रिजल्ट है मुझे लगता है ये सिग्नेचर स्टेटमेंट है। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहारी जब मोहब्बत देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बिहार में एमजीबी की जीत हुई है, पर महागठबंधन की नहीं, एनडीए के महागठबंधन की। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होना था, लेकिन हो गया बीजेपी और जेडीयू के बीच। इस बात का कि कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगा, शो लिखे जाने तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 243 में से 203 सीटों पर आगे था, यानी लैंडस्लाइड से भी कहीं आगे की जीत की ओर अग्रसर। बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आई और जेडीयू 84 सीटों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जोर का झटका लगा। महागठबंधन 33 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आया, पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले। आरजेडी को 25 सीटें मिलती दिखी और कांग्रेस को महज 6। चुनाव परिणामों पर विस्तार से बात करेंगे, पहले प्रतिक्रियाएं देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, गुड गवर्नेंस, विकास और सामाजिक न्याय की जीत हुई है। इतना लिखकर प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के अपने दूसरे सहयोगियों को धन्यवाद कहा। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। साथियों, 6 मई से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी रिएक्शन आया। सबसे पहले बिहार के लोगों को शुक्रिया कहा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी एनडीए नेताओं को थैंक यू बोला। पक्ष विपक्ष और बाकी मोर्चों की भी प्रतिक्रियाएं आई। इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। और मैं मानता हूं कि हम सब पे जो विश्वास बिहार की जनता ने जताया है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाने का अब ये समय है। आज मैं मानता हूं कि मेरे पिता जहां कहीं होंगे खुश होंगे। अब बता रहे हैं कि कल बात करेंगे हम लोग, अपनी पार्टी में मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये हुआ, तब आपको औपचारिक रूप से बताएं। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी
और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। अब विश्लेषण पर आते हैं। बिहार में आखिरी बार 2010 में एनडीए को इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। तब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर के 206 सीटें जीती थी। वोट प्रतिशत करीब 38% था। 2020 में भी वोट परसेंट के मामले में कमोबेश यही स्थिति रही, लेकिन इस बार एनडीए के वोट परसेंट में 7 से 8% का उछाल आया। बड़ा उछाल है। इतने बड़े उछाल के साथ इसी तरह का रिजल्ट आता है। नजर डालते हैं एनडीए की जीत के बड़े फैक्टर्स पर। महिला फैक्टर और डीबीटी स्कीम्स। पिछले 2 दशक से बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के पीछे गोलबंद होती रही हैं। इस बार के चुनाव में भी ये ट्रेंड जारी रहा। जानकार कह रहे हैं कि इस बार महिलाएं एक कदम और आगे बढ़ गईं। जाति और धर्म की फॉल्ट लाइंस को भी तोड़ दिया और इसके पीछे मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ नीतीश का 10 हजारी बनना, यानी चुनाव के ठीक पहले अनाउंस की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का असर। क्या है ये योजना? 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम और उसकी शुरुआती राशि के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान। 26 सितंबर को पहली बार महिलाओं के खातों में ये किस्त पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 7500 करोड़ रुपए डाले। फिर 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2500 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले। 6 अक्टूबर को 2100 करोड़ रुपए की अगली किस्त डाली गई। योजना की लाभार्थी महिलाओं को कहा गया जीविका दीदी। कुल 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को इसका सीधा फायदा हुआ। और ये योजना इलेक्शन में कैसे प्ले आउट हुई? ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इस बार का डेटा बताता है कि महिलाओं ने ऐतिहासिक वोटिंग की। 71% से ज़्यादा महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पुरुषों की 63% से 8% ज़्यादा, 4 लाख अतिरिक्त महिलाएं वोट करने उतरी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा एनडीए के खाते में ही गया। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने कुछ और कदम भी उठाए। मसलन आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1000 से बढ़ाकर के 3000 कर दी। चुनाव के चंद महीने पहले जिन आशा वर्कर्स के प्रोटेस्ट की खबरें अखबारों में छप रही थी, वही नीतीश कुमार की वोटर बन बैठी। सरकार ने ममता कार्यकर्ताओं को मिलने वाले पैसे भी 300 से बढ़ाकर 600 कर दिए। सरकारी कामकाज में लगी इन महिलाओं की कुल संख्या लगभग 1.25 लाख बैठती है और घर परिवार समाज में इसका रिपल इफेक्ट भी देखने को मिला। ये महिलाएं और वोटर्स को भी बूथ तक लेकर के आईं। महिलाओं की अलग अलग पीढ़ियों ने भी इस कनेक्ट को महसूस किया। चुनाव से पहले छपी रिपोर्ट्स में इसकी तस्दीक भी मिली। यानी जिन लड़कियों को नीतीश कुमार ने साइकिल दी, जिन युवतियों के लिए आरक्षण बढ़ा करके नौकरी की व्यवस्था की और अब जिन महिलाओं के लिए स्वरोजगार का विकल्प पैदा किया, सब ने समवेत स्वर में जाति धर्म की फॉल्ट लाइंस तोड़ते हुए एनडीए का समर्थन किया। विस्तार से बता रहे हैं हमारे साथी पत्रकार पुष्य मित्र। महिला वोटरों की वजह से जो एनडीए को जीत मिली, इसमें 10,000 रुपये की जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसकी काफ़ी चर्चा है। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है, दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे स्कीम वर्कर बिहार में जितने हैं, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, चाहे वो ममता कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, ये सब पिछले कुछ सालों से लगातार अपने पैसे बढ़ाने की मांग कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, पटना में आ रही थी और ये सब चल रहा था। लेकिन इन चुनाव से पहले सरकार ने सबके मानदेय में, सबके इसमें प्रोत्साहन भत्ता में, सब में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की, जिससे सब लोग संतुष्ट हुई और उनको लगा कि उनका मामला ठीक जा रहा है और पैसे बढ़ गए। दूसरा जो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा वो ये रहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए आज योजनाएं शुरू नहीं की है, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल से ही शुरू की। जो लड़कियां पढ़ती थी उस वक्त उनको साइकिल दी गई थी, साइकिल वाली योजना काफ़ी चर्चित हुई। अब कहा जा रहा है कि वही लड़कियां जब बड़ी हो गई हैं तो वो फिर उनकी वोटर बन रही है, क्योंकि उनको उनके सपनों को एक आकार मिला। उनको अपराध जब घटे तो महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी मिली। वो स्कूल गई, कॉलेज गई, पढ़ाई की, कैरियर बनाया और नौकरियों में आरक्षण जो रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 33% आरक्षण बिहार में, नौकरियों में, बिहार पुलिस में, शिक्षकों में, इन सारी चीज़ों में जो आरक्षण मिला, इससे नौकरियों में बड़ी संख्या में महिलाएं गई। तो ये तमाम महिलाएं जो थी वो नीतीश की वोटर बनी। उनको लगा कि नीतीश के साथ उनका कैरियर, भविष्य सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। नीतीश सरकार की डीबीटी स्कीम्स का दूसरा बड़ा पड़ाव रहा 125 यूनिट फ्री बिजली। बिहार में 1 जुलाई से इसकी व्यवस्था हुई। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि सीधे
1,67,00,000 लोगों को फायदा होगा फ्री बिजली का। सरकारी खजाने से करीब 3,500 करोड़ खर्च हुए। इस योजना के लागू होने से पहले पूरे बिहार भर में बिजली बिल को लेकर के शिकायतें आ रही थी। विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाने की कोशिश की। 125 के जवाब में 200 यूनिट फ्री देने का उन्होंने बिजली वादा किया, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। उनके वादे पर एतबार जनता ने नहीं दिखाया। डेटा बताता है कि योजना लागू होने के बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को 300 से 1,000 रुपए तक की बचत हुई है। डीबीटी स्कीम्स का अगला बड़ा ऐलान रहा बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ोतरी। नीतीश सरकार ने 22 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली 400 रुपए की रकम को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। सरकारी खजाने पर लगभग 1300 करोड़ का खर्च आया। सीधे 1,10,00,000 लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा। महागठबंधन ने इसके जवाब में 1,500 रुपए पेंशन देने की बात कही। हर साल 200 रुपए की बढ़ाने का उसमें वादा भी किया। विकलांगों को भी हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन वादा तो वादा था और जो डिलीवर हो गया उस पर ज़्यादा एतबार किया गया, तो परिणाम आया नीतीश कुमार के पक्ष में। इसी तरह नीतीश सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया, हर महीने 1,000 रुपए, अगले 2 साल तक बिना किसी इफ एंड बट के। सरकारी डेटा के मुताबिक अभी करीब 8 लाख युवा इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। हर महीने सरकारी खजाने से 76 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग तरह के लोन पर ब्याज माफी का भी ऐलान हुआ। कुल जमा तस्वीर डीबीटी स्कीम्स के तहत सरकारी खजाने से भारी भरकम खर्च। जानकार कह रहे हैं कि यही अब वोट के तौर पर ट्रांसलेट हुआ है, क्योंकि डबल इंजन आउटलुक भी है, इसलिए केंद्र की डीबीटी स्कीम्स का पैसा भी मिलता है। हालांकि इसके साथ कुछ चिंताएं भी हैं, यही कि अगर कोई 10,000 बन रहा है तो आने वाले चुनाव में कोई दूसरा नेता 20,000 और तीसरा नेता 30,000 बनना चाहेगा। यानी बीजेपी जिसे रेवड़ी कल्चर कहती आई है, उसका अंजाम कैसा होगा किसी को नहीं पता। अब आते हैं जातीय समीकरणों पर। भारत के किसी भी चुनाव की बात इन समीकरणों के बिना नहीं हो सकती। हर दल, हर संगठन इसका खास ख्याल रखता है। चुनाव से पहले जातिगत समीकरणों के आधार पर ही टिकट बांटे जाते हैं। एनडीए ने भी ख्याल रखा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को वापस लाया गया। जीतन राम मांझी पहले से साथ थे। दलितों और महादलितों को साधा गया। ईबीसीज पर तो नीतीश की पहले से ही अपनी बनाई हुई पकड़ है ही। नॉन यादव ओबीसीज को भी गोलबंद किया गया और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। एक एक करके उस पर बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को खूब नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार उनकी पार्टी सिंक में लड़ी और सबका फायदा हुआ। बिहार में पासवान कम्युनिटी की आबादी करीब 5.5% है। बिहार के हर जिले में उनकी मौजूदगी है। करीब 50 सीटों को वो प्रभावित करते हैं। लगभग 15 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के लिए भी वो हनुमान साबित हुए। जेडीयू के नेता कह रहे थे कि इस बार चिराग सिंक में चुनाव लड़ रहे हैं, एक समायोजन है, तो पार्टी की सीटें 65 के आंकड़े तक जा सकती हैं। रिजल्ट में लेकिन ओवर परफॉर्म हो गया। एक्स्ट्रा वोटर्स का साथ सबकी टैली को पुश दे गया। खुद चिराग को भी फायदा हुआ। शो लिखे जाने तक उनकी पार्टी 19 सीटों पर आगे थी। चिराग ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी बहुत शानदार स्ट्राइक रेट। इसी तरह कुशवाहा और मुसहर जातियों को एनडीए के पक्ष में स्विंग कराने का काम उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने किया। दोनों आबादियों को मिला दे तो कुल 8% का आंकड़ा बैठता है। नीतीश कुमार के 26% ईबीसी सपोर्ट बेस के साथ मिलकर के एक ऐसा कॉम्बो बना जिसे तोड़ना विपक्ष के वश में नहीं रहा। शो लिखे जाने तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 और जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए की जीत में जातिगत समीकरणों और बाकी दूसरे फैक्टर्स के बारे में और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। एनडीए की जीत का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मुझे लगता है कि एनडीए की जितनी पार्टियां थी सब अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे भाजपा को सवर्ण वोटरों का ज़्यादा समर्थन मिलता रहा है, सवर्ण और वैश्य मतदाताओं का, ये हमेशा से हम लोग जानते हैं। जदयू जो है महिलाओं के अलावा उनको अति पिछड़ी जातियों का बहुत महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है और उनकी नीतीश की अपनी जाति कुर्मी और कुछ हद तक कुशवाहा का ये है। और तीसरा है जो लोजपा इस बार उनके साथ आई है तो पासवान जाति का उनको समर्थन है। उपेंद्र कुशवाहा है वो कुशवाहा जाति के बीच में लोकप्रिय है और उनको माना जाता है कि कुशवाहा जाति के वो बड़े नेता हैं। और इसके साथ जीतन राम मांझी हैं जो मुसहर जाति के बड़े नेता हैं। इतनी सारी जातियाँ
एक साथ आई थी, लेकिन एक खतरा था कि क्या ये वोट ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्योंकि लोजपा और जदयू के बीच में एक अदावत की स्थिति थी और लगता था कि शायद जहाँ लोजपा के उम्मीदवार होंगे वहाँ जदयू के वोटर उनको उतना वोट नहीं देंगे। और ऐसा जैसे मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं हुआ था नीतीश का, तो ऐसा लगता था कि जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट होंगे वहाँ जदयू के कोर वोटर सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्यूनिंग बहुत बेहतर हुई और हर पार्टी को ये सामूहिक वोट मिला। ये जो वोट सबको एक साथ मिल गए पांचों पार्टियों के, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ। खास तौर पर अति पिछड़ी 36% जो है अति पिछड़ी जातियों का जो समूह है, हालांकि उसमें मुस्लिम भी हैं और निषाद भी हैं, लेकिन एक उसका बड़ा हिस्सा नीतीश को इस बार खुल कर नीतीश के समर्थन में आया, क्योंकि उनको लगा कि नीतीश का शायद यह आखिरी चुनाव है और नीतीश पर जो स्वास्थ्य संबंधी हमले हो रहे थे उसकी वजह से वो भावनात्मक रूप से और जुड़े और खुलकर उन्होंने समर्थन दिया। जीत के साथ हार की भी चर्चा जरूरी हो जाती है। इस चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने करीब 37% वोट हासिल किए थे, इस बार इतना भी नहीं हासिल कर सके। लेकिन सीटों के लिहाज से जब आप इसको देखते हैं तो ब्लड बाथ और भी साफ नजर आ रहा है। अगर 2-4 सीटें और कम हो जाती हैं इनकी, तो बिहार में ये आरजेडी और कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। तो इतना बुरा हाल क्यों हुआ, इसको भी समझते हैं। SIR और वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला। चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुआ वोट चोरी का मुद्दा बिहार के लोगों को भाया नहीं, गोलबंद नहीं कर पाया। तमाम वोट अधिकार यात्राएं, तमाम PPT प्रेजेंटेशन चुनावी मैदान में फुस हो गई। दूसरा है हवाई वादे। महागठबंधन ने NDA से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। जारी होते ही कई जानकारों ने कहा कि ये RJD सेंट्रिक ज्यादा है। फिर हर घर सरकारी नौकरी देने जैसे हवाई वादे भी थे। ब्लूप्रिंट मांगने पर तेजस्वी कहते रहे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, लेकिन जनता ने उनके वादे पर भरोसा नहीं किया। तीसरी बात यह है कि फ्रेंडली फाइट जो है वो राइट नहीं रही। सीट शेयरिंग पर कलह ने महागठबंधन की इमेज बहुत खराब की। क्राइसिस अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। परसेप्शन के लिए इनको फ्रेंडली फाइट्स कहा गया, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और थे। MY से आगे नहीं बढ़ पाए। चुनाव से पहले जानकार यही कह रहे थे कि अगर 36 साल की उम्र में तेजस्वी यादव को भारत का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें अपने ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव वोट बेस से आगे बढ़ना होगा। अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों के बीच पहुंच बनानी होगी। इस कवायद के लिए उन्होंने मुकेश सहनी और IP गुप्ता को साथ जोड़ा। लेफ्ट पार्टियों के जरिए भी आधार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से महागठबंधन को डेंट पहुंचाया, इस बार शायद और भी ज्यादा। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को सुनते हैं। 2020 में उनका कम्युनिकेशन क्लियर था। 10 लाख नौकरियां, बार बार लगातार 1 महीने के लिए हर रैली में एक चीज बताते थे। इस बार कहां था? इस बार आप रिएक्ट कर रहे थे। जब बीजेपी ने कुछ किया तब आपने कहा, या नीतीश जी ने कुछ नहीं, हम लोग सब घरों को 1 नौकरी देंगे। आप रिएक्ट कर रहे थे। आपने 2020 में एजेंडा सेट किया था। हाँ, वो चुनाव अलग था, कोविड के हुआ था, लोगों की परेशानियां बढ़ी थी, लेकिन आपका कम्युनिकेशन क्लियर था। इस बार वो कम्युनिकेशन क्लियर नजर नहीं आया कि तेजस्वी आएंगे तो केवल बदलाव वर्ड नहीं हो सकता, आपको बताना पड़ेगा बदलाव का मतलब क्या है। 1 नंबर 2, वो तेजस्वी की चूक है या नहीं। जब ये जंगल राज शुरू हुआ, तेजस्वी को काउंटर तैयार करना चाहिए था। ये काउंटर करना कि देखिए वो जो कोई उनके भी नेता जो है उन पर भी कार्रवाई हो रही है, अनंत सिंह पर कार्रवाई हो रही है, वो दैट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन। आपको क्लियर एक तैयार करना चाहिए था कि ये बोलेंगे जंगल राज, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। ये मुझे लगता है कि कई लोगों, मुझे लगता है वो एक फैक्टर था इस चुनाव में, खास करके जो 35+ एज के है। और तीसरा है आपके सहयोगी कांग्रेस। बॉस, ये क्या है राजनीति? आप अगस्त में वोट अधिकार यात्रा करते हो, सितंबर चले जाते हैं। बॉस, चुनाव लड़ना है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। तो ये था हार जीत का हिसाब किताब। अब जानते हैं उन 10 बड़ी सीटों के बारे में जिनकी चर्चा खूब हुई। 10 हाई प्रोफाइल सीटें। राघोपुर सीट, ये राजद की परंपरागत सीट है। लालू यादव, राबड़ी देवी इस सीट से जीतते आए हैं। लगातार 2 बार से इस सीट से जीत रहे तेजस्वी यादव ने फिर से दमखम दिखाया। उनके सामने थे बीजेपी के सतीश कुमार, लेकिन 30 में से करीब 16 राउंड की काउंटिंग में तेजस्वी उनसे पिछड़ते नजर आए। आखिरकार तेजस्वी ने एक बार फिर से ये सीट जीत ली। सतीश कुमार को उन्होंने 14,122 के कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव हराया। महुआ सीट, तेजस्वी के बाद अब उनके भाई तेज प्रताप की बात करते हैं।
परिवार और पार्टी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल, महुआ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। एलजेपी के संजय कुमार सिंह ने 51,938 वोटों से हरा दिया। राजद के मुकेश कुमार रोशन 42,644 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है मोकामा। बिहार चुनाव में कीवर्ड्स और रील्स में इस सीट की बहुत चर्चा रही। पिछले 20 साल से इस सीट पर बाहुबली अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है। बीच चुनाव प्रचार में दुलार चंद यादव का मर्डर हो गया। यहीं आरोप अनंत सिंह पर लगे, वो जेल भेजे गए। कईयों को लगा कि चुनाव पलटेगा इससे, लेकिन उन सभी अनुमानों को धता बताते हुए अनंत सिंह ने मोकामा जीत लिया। आरजेडी की वीणा देवी 28,206 वोटों से हार गई। करगहर सीट जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का गांव कोनार करगहर विधानसभा में आता है। पीके ने यहां से भोजपुरी गायक रितेश पांडे को टिकट दिया था। महागठबंधन के बीच यहां फ्रेंडली फाइट थी, लेकिन जीत मिली जदयू के वशिष्ठ सिंह को। उन्हें 91,543 वोट मिले। रितेश 16,203 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे। तारापुर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से मैदान में थे। चुनाव से पहले उन पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन आरोपों से इतर उन्होंने 45,000 के बड़े मार्जिन से ये सीट जीती। राजद के अरुण कुमार को उन्होंने हराया। अगली सीट है लखीसराय। सम्राट चौधरी के बाद दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात करते हैं। 2010 से लगातार 3 बार जीत रहे विजय सिन्हा के सामने थे कांग्रेस के अमरेश सिंह। 6 नवंबर को वोटिंग वाले दिन उनकी गाड़ी पर गोबर और पत्थर फेंके गए। आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगा, लेकिन इन सब से परे उन्होंने एक बार फिर से लखीसराय से सीट जीत ली। छपरा, राजद ने यहां से भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को टिकट दिया। कागज पर उनका नाम शत्रुघ्न यादव है। शुरुआती रुझानों में खेसारी आगे चल रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ वो पिछड़ते गए। 28 में से 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी की छोटी कुमारी से वो 7,739 वोटों से पीछे चल रहे थे। अपनी हार देख करके सामने खेसारी भावुक हो गए, बीच काउंटिंग से बाहर निकल गए। अलीनगर, यहां से बीजेपी की टिकट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही थी। 2010 और 15 में राजद और 2020 में विकासशील पार्टी ने ये सीट जीती, लेकिन इस बार ये जीत बीजेपी के हिस्से आई। 25 साल की मैथिली ने राजद के विनोद मिश्रा को 11,730 वोटों से हरा दिया। वारिसलीगंज, बीते जमाने के बाहुबलियों की पत्नियां इस सीट से मैदान में थी। राजद ने अनीता देवी को टिकट दिया था, जो कि जेल ब्रेक कांड में 17 साल की सजा काट चुके अशोक महतो की पत्नी हैं। बीजेपी ने बीते दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को कैंडिडेट बनाया था। पिछले 2 चुनावों से ये सीट बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार जीत आरजेडी की अनीता देवी को मिली। रघुनाथपुर, बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया था। शहाबुद्दीन की 2021 में मौत के बाद उनका परिवार राजनीतिक जमीन तलाश रहा था। इस बार उसे कामयाबी मिल गई। उसामा ने जदयू के विकास कुमार सिंह को 9,157 वोटों से चुनाव हरा दिया। बिहार चुनाव में पलायन को, शिक्षा को, रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज इस चुनाव में कुछ भी नहीं कर सके, कुछ खास कमाल नहीं कर सके। एक भी सीट उनकी पार्टी बढ़त पर नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, वोट प्रतिशत भी बहुत ही कम है। उनका दावा था कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कई जगहों पर उन्होंने चिट्ठियों में ये भी लिख के दिया, पर्चियों में, कि जेडीयू 25 सीटों से ऊपर नहीं आएगी, पर जेडीयू ने शानदार स्ट्राइक रेट से अच्छी सीटें हासिल की हैं। अब आखिर में एक ही सवाल बचता है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? जेडीयू की तरफ से बार बार नारा लगाया गया 25 से 30, फिर भी नीतीश। लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े दल बनने से क्या कोई ट्विस्ट आ सकता है? पता नहीं। नज़र हमारी बनी हुई है, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। शो को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये थे ललन टॉप अड्डा के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स। हाय, आई एम श्रुति। सिनेमा, सोशल मीडिया, लिटरेचर, हर जगह से होंगे आपके फेवरेट लोग, और मैं और ललन टॉप की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को टिकट खरीद के आ जाओ ललन टॉप अड्डा में। thelalantop.com पर जाना है, बैनर पर क्लिक करना है और 999 रुपीज ओनली की टिकट है। अब एक डिस्काउंट कोड भी बता देती हूँ, LT200। सिर्फ टिकट हो जाएगी आपकी 799 में। जगह वही है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली। मिलते हैं ललन टॉप अड्डा में। बाय, सी यू।